आज हम जनवरी 2025 की कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाओं और जानकारियों का एक गहन विश्लेषण करने वाले हैं। बिल्कुल। हमारे पास राष्ट्रीय नियुक्तियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, विज्ञान और खेल जगत तक, मतलब हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें हैं। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो चलिए इस जानकारी के भंडार को खोलते हैं और देखते हैं कि जनवरी 2025 में क्या कुछ खास हुआ। बिल्कुल, ये महीना कई मायनों में बहुत अहम रहा। एक तरफ जहां नई नियुक्तियां भविष्य की दिशा तय कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ विज्ञान और तकनीक में भी काफी कुछ हुआ। हाँ, और इस पूरी तस्वीर को जोड़कर देखने से हमें बड़े रुझानों को समझने में मदद मिलेगी। तो शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण नियुक्तियों से। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो आईएसआरओ में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। हाँ, डॉक्टर वी नारायणन ने एस सोमनाथ की जगह नए चेयरमैन का पदभार संभाला है। ये आईएसआरओ के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बिल्कुल। इसके अलावा खेल प्रशासन में भी बदलाव देखें। बीसीसीआई के सचिव के रूप में देवजीत सैकिया और एएफआई के अध्यक्ष के रूप में बहादुर सिंह सागो। हाँ, ये नियुक्तियां इन खेल संघों की भविष्य की नीतियों को बहुत प्रभावित करेंगी। सुरक्षा और विमानन क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा। हाँ, सीआरपीएफ के डीजी के रूप में जीपी सिंह और डीजीसीए के डीजी के रूप में फैज अहमद किदवई और बीसीएएस के डीजी के रूप में पीके ठाकुर ने भी पद संभाला है। न्यायपालिका की बात करें तो तेलंगाना, बॉम्बे और दिल्ली हाईकोर्ट में भी नए जस्टिस आए। जस्टिस सुजय पॉल, जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय। सही। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नजर डालें। अमेरिका में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ। डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति बने और जेडी वेंस ने उपराष्ट्रपति का पद संभाला। दिलचस्प बात यह है कि शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर भी शामिल हुए थे। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संकेत था। और दुनिया के दूसरे कोनों में भी नए नेता सामने आए। लेबनान में नवाब सलाम और आयरलैंड में माइकल मार्टिन प्रधानमंत्री बने, जबकि घाना में जॉन महामा राष्ट्रपति चुने गए। बेलारूस में अलेक्जेंडर लुकाशेंको और वेनेजुएला में निकोलस मदुरो ने भी फिर से नेतृत्व संभाला। हाँ, वहाँ सत्ता पर उनकी पकड़ बनी रही। अच्छा, अब देश के भीतर आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ बड़ी पहल हुई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में ज़ीमोर टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में समुद्र के ऊपर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स पर्यटन के लिहाज से बहुत अहम है। बहुत अहम। और ज़ीमोर टनल का तो सामरिक महत्व भी है। बिल्कुल, वो हर मौसम में कनेक्टिविटी देती है। अच्छा, यहाँ ऊर्जा और तकनीक का संगम भी देखने को मिला। हाँ, भारत ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली 1200 HP का हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। और साथ ही एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक ग्रीन हाइड्रोजन हब भी स्थापित किया है। मतलब स्वच्छ ऊर्जा की तरफ भारत के बढ़ते कदम साफ दिख रहे हैं। सही। और एक और महत्वपूर्ण निर्णय, 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये तो 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। हाँ, ये सीधे सीधे लाखों कर्मचारियों से जुड़ा फैसला है। संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में भी काफी कुछ हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में अफ्रीका के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन किया। और हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का भी आयोजन हुआ। हाँ, और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने अपने 150वें स्थापना दिवस पर मिशन मौसम लॉन्च किया, जिसका लक्ष्य वेदर रेडी नेशन बनाना है। ये बहुत जरूरी है। कूटनीतिक स्तर पर भारत 2026 में 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन की मेजबानी करेगा। हाँ, और किशनगंगा और रातले हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को लेकर सिंधु जल संधि भी फिर से चर्चा में रही। अब देश के अलग-अलग राज्यों की कुछ खास खबरें देखते हैं। उत्तर और पूर्व भारत की बात करें तो उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने समान नागरिक संहिता यानी UCC लागू की है। ये तो एक बहुत बड़ा कानूनी और सामाजिक कदम है। बिल्कुल, इसके दूरगामी परिणाम होंगे। वहीं असम ने डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी घोषित की है। अच्छा, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? शायद विकास का विकेंद्रीकरण, ऊपरी असम के लोगों के लिए प्रशासन को करीब लाना। सही। त्रिपुरा ने भाषणी के साथ एक समझौता किया है। और बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना। ये तो जमीनी स्तर पर प्रतिभा खोजने के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, और उड़ीसा ने 1975 के आपातकाल के कैदियों के लिए 20,000 रुपए की मासिक पेंशन की घोषणा की। और जाजपुर में 1200 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज भी हुई है। वो एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक घटना है। दक्षिण और पश्चिम भारत में भी कई पहल हुई।
केरल ने कवचम नाम से एक आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च की। ये बहुत जरूरी है, खासकर तटीय राज्यों के लिए। और गुजरात के जामनगर में रिलायंस ने दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर स्थापित किया है। सबसे बड़ा? हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा। महाराष्ट्र का पारंपरिक लेजिम डांस भी चर्चा में रहा। और छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को ग्रीन जीडीपी से जोड़ने वाला पहला राज्य बना। ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है बिल्कुल। पर्यावरण के लिए। बिल्कुल। वहीं मध्य प्रदेश ने 17 धार्मिक स्थलों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आते हैं। डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 हुआ। हाँ, और उसकी थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, मतलब बौद्धिक युग के लिए सहयोग। सही। वहीं यूएई ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी घोषित किया है। स्वास्थ्य और समाज के क्षेत्र में WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। ये एक बहुत बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य उपलब्धि है। और थाईलैंड ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया। हाँ, ये LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक मील का पत्थर है। लेकिन भू राजनीति में कुछ तनाव भी दिखे। हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया और नेटो ने बाल्टिक सेंटिनल प्रोजेक्ट लॉन्च किया। और अमेरिका में ट्रंप ने WHO और पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड छोड़ने का निर्णय लिया। ये वैश्विक सहयोग के लिए एक झटका था। रक्षा क्षेत्र की बात करें तो सैन्य अभ्यास प्रमुख रहे। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण अभ्यास हुआ। BSF ने राजस्थान सीमा पर ऑपरेशन सरधावा चलाया। और भारतीय नौसेना के INS मुंबई ने ला पेरोस अभ्यास में भाग लिया। मिसाइल और तकनीक में भी प्रगति हुई। DRDO ने सतह से सतह पर मार करने वाली प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया। अच्छा, प्रलय? हाँ, और सैनिकों के लिए मल्टीलेयर क्लोथिंग हिम कवच विकसित की गई। इसके अलावा INS उत्कर्ष और एंटी ड्रोन मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र भी महत्वपूर्ण रहे। बिल्कुल। और विज्ञान में अंतरिक्ष मिशनों ने तो सुर्खियां ही बटोर ली। ISRO ने अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। GSAT NVS-02 नेविगेशन सैटेलाइट GSLV F-15 से। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नासा का LEC मिशन क्या है? वो चंद्रमा से पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर का अध्ययन करेगा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स मिशन भी सफल रहा। हाँ, और ये भारत के अपने स्पेस स्टेशन बनाने की दिशा में एक बहुत अहम कदम है। प्राइवेट सेक्टर भी अब पीछे नहीं है। पिक्सेल ने 6 हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया। और अग्निकुल कॉस्मोस ने श्रीहरिकोटा में अपना तीसरा लॉन्च पैड स्थापित किया। मतलब अंतरिक्ष में अब प्राइवेट कंपनियों की भूमिका बढ़ रही है। बहुत तेजी से। विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में समुद्रयान के मत से 6000 मानव पनडुब्बी का 500 मीटर पर परीक्षण हुआ। चीन ने भी नया AI मॉडल DeepSeek R1 लॉन्च किया। और अलीबाबा ने QN 2.5 AI की रेस तेज हो रही है। IIT बॉम्बे ने मिट्टी के प्रदूषण से निपटने के लिए एक विशेष बैक्टीरिया विकसित किया है। और पश्चिम बंगाल में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला स्थापित की गई। चलिए अब रुख करते हैं खेल जगत की हलचल का। क्रिकेट से शुरुआत करते हैं। भारत ने U19 महिला T20 विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। ये तो शानदार जीत थी। बिल्कुल। ICC अवार्ड्स 2024 में भी जसप्रीत बुमराह को क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। और स्मृति मंधाना को विमेन्स ODI और अर्शदीप सिंह को T20 क्रिकेटर चुना गया। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हाँ, क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों में भी भारत ने परचम लहराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुषों में ज़ैनिक सिनार और महिलाओं में मैडिसन कीज विजेता रहे। खो-खो विश्व कप में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में नेपाल को हराकर खिताब जीता। और इंडिया ओपन बैडमिंटन विक्टर एक्सेल्सन और एन से यंग ने जीत हासिल की। शतरंज में भी अच्छी खबर थी। कोनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड जीता। और ये भी तय हुआ कि भारत 2025 में वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, भारतीय शतरंज के लिए ये एक सुनहरा दौर है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2025 भी घोषित हुए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 4 खिलाड़ियों को दिया गया। डी गुकेश शतरंज, मनु भाकर शूटिंग, हरमनप्रीत सिंह हॉकी और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। अर्जुन पुरस्कार 32 खिलाड़ियों को मिला, जिनमें शीतल देवी भी शामिल हैं। वो तो एक प्रेरणा है। माका ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में पश्चिम बंगाल ने जीती। अब सम्मान और पुरस्कारों की बात करते हैं। हाँ, पद्म पुरस्कार 2025। हाँ, कुल 139 पुरस्कार दिए गए। इनमें 7 पद्म विभूषण, 17 भूषण और 115 श्री शामिल हैं। पद्म विभूषण पाने वालों में कुछ प्रमुख नाम: ओसामू सुजुकी जापान, शारदा सिन्हा कला और वैजंतीमाला प्रमुख हैं। इस बार विजेताओं में 23 महिलाएं और 10 विदेशी NRI शामिल थे। हाँ, ये विविधता दिखाता है।
गणतंत्र दिवस सम्मान में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। थीम थी महाकुंभ 2025 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इनको इस हैदराबाद को मिला। कुछ सरकारी योजनाएं भी लॉन्च हुई इस महीने। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए 1.5 लाख रुपए तक की कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम और हीरा निर्यातकों के लिए डायमंड इम्प्रेस्ड स्कीम शुरू की। राज्यों में तेलंगाना ने रायथू भरोसा, ओडिशा ने शहीद माथो सिंह हाथ खर्चा योजना, मध्य प्रदेश ने पार्थ योजना, ये पुलिस ट्रेनिंग के लिए है। हाँ, और दिल्ली ने पुजारी ग्रंथ सम्मान योजना शुरू की। और अंत में कुछ महत्वपूर्ण दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, थीम थी यूथ फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। 15 जनवरी सेना दिवस, समर्थ भारत सक्षम सेना। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस। इस बार अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो थे। 30 जनवरी को शहीद दिवस। और एक बड़ी बात, संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी घोषित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, अब कुछ महत्वपूर्ण रैंकिंग्स पर भी नजर डालना जरूरी है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर रहा। सिंगापुर शीर्ष पर। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की मिलिट्री चौथी सबसे शक्तिशाली बताई गई। और एडीआर रिपोर्ट के अनुसार चंद्रबाबू नायडू सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। एक चिंता की बात यह है कि साइबर हमलों के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश रहा। लेकिन अच्छी खबर यह है कि फिजिकल हेल्थ में ओडिशा शीर्ष पर रहा। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में IISc बेंगलुरु कंप्यूटर साइंस में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। कुछ किताबें भी चर्चा में रहीं। पंकज मिश्रा की द वर्ल्ड आफ्टर गाजा और सैयद किरमानी की स्टम्प्ड। और निधन की खबरों में हार्ट सर्जन डॉक्टर KM चेरियन और गायक P जयचंद्रन हमें छोड़कर चले गए। हाँ, ये दुखद रहा। और अंत में कुछ प्रमुख महोत्सव। तमिलनाडु में जलीकट्टू, पश्चिम बंगाल में गंगा सागर मेला, आंध्र प्रदेश में फ्लेमिंगो फेस्टिवल और तेलंगाना में नागोबा यात्रा। बिल्कुल। तो जनवरी 2025 की घटनाओं का सार देखें तो अंतरिक्ष, खेल और कूटनीति पर विशेष जोर रहा। फरवरी 2025 के महीने में हुई सभी महत्वपूर्ण घटनाओं और अपडेट्स पर एक गहरी नज़र डालने के लिए आपका स्वागत है। हमारे पास राष्ट्रीय नियुक्तियों से लेकर भविष्य की तकनीक और कुछ हैरान कर देने वाली भू राजनीतिक घटनाओं तक बहुत कुछ है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों हुआ और इसका हमारे लिए क्या मतलब है। और इस महीने की घटनाओं में एक दिलचस्प धारा है। अच्छा? हाँ, कैसे भारत अपनी विरासत को सहेजने और भविष्य की तकनीक को अपनाने के बीच एक संतुलन बना रहा है। ये दिलचस्प है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस महीने क्या कुछ खास हुआ। शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी नियुक्तियों से। सेबी में एक बड़ा बदलाव हुआ है ना? हाँ, पीके पांडे को सेबी का नया 11वां चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और इन्होंने माधवीपुरी बुच की जगह ली है। बिल्कुल। माधवीपुरी बुच तो टेक्नोलॉजी और सख्त नियमों के लिए जानी जाती थीं, तो अब देखना होगा कि पांडे का अप्रोच क्या होता है। क्या वो उसी रास्ते पर चलेंगे या फिर बाजार को थोड़ी और रियायत देंगे? और दिल्ली की राजनीति में भी एक नया अध्याय शुरू हुआ है। रश्मि गुप्ता दिल्ली की नई मुख्यमंत्री बनी हैं। जी, और वो इस पद पर पहुंचने वाली चौथी महिला हैं। उनके साथ ओम प्रकाश वर्मा को डिप्टी CM बनाया गया है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयोग में भी नए नाम सामने आए हैं। हाँ, संजय कुमार देश के नए मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। और उनके साथ सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी भी होंगे। लेकिन आर्थिक मोर्चे पर लगता है सरकार कोई बदलाव नहीं चाहती। सही कह रही हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार V अनंत नागेश्वरन और नीति आयोग के CEO सुब्रमण्यम दोनों को विस्तार मिला है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? इसका सीधा मतलब है निरंतरता, कॉन्टिन्यूटी। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता से जूझ रही हैं, तब सरकार ये संकेत दे रही है कि वो अपनी मौजूदा आर्थिक नीतियों पर कायम रहना चाहती है। ये बाजार के लिए एक सकारात्मक संकेत है। बिल्कुल, जो स्थिरता को पसंद करता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कभी-कभी ऐसे विस्तार नई और साहसिक आर्थिक सोच को आने से रोक सकते हैं। समझ गई। कॉर्पोरेट जगत में N चंद्रशेखरन को टाटा ट्रस्ट्स के रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का चेयरमैन बनाया गया है। और PM ऑफिस में भी टीम लगभग वही है। PK मिश्रा पहले प्रधान सचिव और शक्तिकांत दास दूसरे। तो भारत में स्थिरता दिख रही है, लेकिन दुनिया में कुछ बड़े फेरबदल हुए हैं। हाँ, जर्मनी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। फ्रेडरिक मर्ज अगले चांसलर होंगे।
और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नेतृत्व परिवर्तन का असर तो पूरे यूरोप पर पड़ेगा। निश्चित रूप से। और अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज में 2 बहुत ही दिलचस्प नियुक्तियां हुई हैं। हाँ, मैंने पढ़ा। कश पटेल FBI के 9वें निदेशक और तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है। तुलसी गबार्ड का नाम तो काफी चर्चा में है। बिल्कुल, क्योंकि वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली हिंदू हैं। ये अमेरिकी राजनीति में भारतीय मूल के लोगों के बढ़ते प्रभाव को भी दिखाता है। इसके अलावा ग्रीस, वनुआतु, लबनान और बेल्जियम में भी नए नेता चुने गए हैं। ठीक है, तो नियुक्तियों से आगे बढ़ते हैं। आपने शुरू में विरासत और भविष्य के संतुलन की बात की थी, और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ये साफ दिख रहा है। महाराष्ट्र में एक अंडर वाटर म्यूजियम, हाँ, सिंधुदुर्ग में इसके लिए INS गालदार, जो एक डीकमीशन्ड नौसैनिक जहाज है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये इतिहास को जिंदा रखने का एक शानदार तरीका है ना? जहाज को स्क्रैप करने के बजाय उसे एक ऐसे स्मारक में बदला जा रहा है जो नौसेना की विरासत को भी सम्मान देगा और पर्यटन को भी आकर्षित करेगा। ये सुनने में बहुत रोमांचक है, लेकिन क्या इस तरह के प्रोजेक्ट में समुद्र के इकोसिस्टम को लेकर कोई चुनौतियां भी होती हैं? निश्चित रूप से। ऐसे प्रोजेक्ट्स में यह सुनिश्चित करना पड़ता है कि जहाज से कोई भी हानिकारक पदार्थ जैसे तेल या पेंट समुद्र में न मिले। लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो समय के साथ ये जहाज एक आर्टिफिशियल रीफ बन सकता है। अच्छा, जो समुद्री जीवन को आकर्षित करता है। एग्जैक्टली। तो ये पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। ये तो कमाल है। और अगर ये विरासत की बात है तो भविष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। हाइपरलूप। हाँ, हाइपरलूप। IIT मद्रास और भारतीय रेलवे ने मिलकर भारत का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बनाया है। इसे परिवहन का भविष्य कहा जा रहा है। सोचिए, एक बड़ी सी ट्यूब जिसके अंदर लगभग वैक्यूम जैसी स्थिति है, और उसमें एक पॉड को मैग्नेटिक पावर से भेजा जाता है, हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अगर ये तकनीक सफल होती है तो दिल्ली से मुंबई का सफर 1 घंटे से भी कम में पूरा हो सकता है। वाह। और ऊर्जा के क्षेत्र में भी एक अनोखी चीज हुई है। ओखला मेट्रो स्टेशन पर भारत का पहला बाईफेशियल सोलर प्लांट लगा है। बाईफेशियल का क्या मतलब है? मतलब 2 मुहा। आम सोलर पैनल सिर्फ ऊपर से धूप लेते हैं, लेकिन ये पैनल ऊपर से सीधी धूप और नीचे से टकराकर आने वाली रोशनी दोनों से बिजली बनाते हैं। तो ज्यादा बिजली? हाँ, लगभग 15-20% ज्यादा। और साथ ही उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट भी लगा है। तो एक तरफ अंडर वाटर म्यूजियम, दूसरी तरफ हाइपरलूप। वाकई संतुलन साफ दिख रहा है। यही चीज संस्कृति में भी नजर आई। नई दिल्ली में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। और कला के क्षेत्र में एक बहुत ही खूबसूरत पहल हुई है। नई दिल्ली के मौसम भवन में भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम खुला है। मतलब कला अब सिर्फ बंद गैलरियों में नहीं बल्कि खुली दीवारों पर है। बिल्कुल, आम लोगों के बीच। ये कला को आप कह सकते हैं लोकतांत्रिक बनाने की एक कोशिश है। बिल्कुल। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आदि महोत्सव का उद्घाटन किया और पूसा कृषि विज्ञान मेला भी नई दिल्ली में ही लगा। अब कुछ सरकारी पहलों पर आते हैं। नक्शा नाम का एक पायलट प्रोग्राम। हाँ, शिवराज सिंह चौहान ने इसे लॉन्च किया है। इसका मकसद शहरी क्षेत्रों में भूमि के रिकॉर्ड को डिजिटल और सटीक बनाना है। और केरल सरकार की एक पहल मुझे बहुत पसंद आई, एनसे प्राउड। वो घरों से बेकार पड़ी दवाएं इकट्ठा करने वाली। हाँ, ये एक बहुत ही जरूरी कदम है। लोग अक्सर एक्सपायर हो चुकी दवाओं को कूड़े में फेंक देते हैं, जिससे वो जमीन और पानी में मिलकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। इसी बीच नई दिल्ली और ग्रेटर नोएडा में भारत टेक्स 2025 का आयोजन हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा कपड़ा कार्यक्रम। और सामरिक मोर्चे पर कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया गया है। और भारत ने फ्रांस के मार्सिले में अपना एक नया वाणिज्य दूतावास भी खोला है। जी। और स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है। 2027 तक भारत को इससे मुक्त करना है, जिसे हाथी पांव भी कहते हैं। ये एक बड़ा सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान होगा। अब राज्यों की खबरों पर आते हैं। उत्तर प्रदेश ने $100 बिलियन मतलब लगभग 8 लाख करोड़ का बजट पेश करके एक रिकॉर्ड बनाया है। ये एक बहुत बड़ी संख्या है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा हो गया है। चुनौती अब इसे जमीन पर उतारने की होगी। बिल्कुल, ताकि इसका लाभ आम लोगों तक पहुंचे, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में। सही कहा। और मध्य प्रदेश भी पीछे नहीं है। भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई और ये ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। ये पॉलिसी क्या है? ये बेसिकली बड़ी-बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के R&D सेंटर्स और डेटा सेंटर्स को राज्य में आकर्षित करने के लिए है, जिससे हाई स्किल्ड जॉब्स पैदा होंगी। हाँ,
और वन्य जीव संरक्षण के लिए रीवा में भारत का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर भी स्थापित किया जा रहा है। देश के दूसरे हिस्सों में असम में एडवांटेज असम 2.0 समिट हुई और गुजरात के कच्छ में गुनेरी गांव को पहली बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। लेकिन मणिपुर से एक चिंताजनक खबर है। हाँ, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया है सीएम एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद। हाँ, ये पूर्वोत्तर की संवेदनशील स्थिति को भी उजागर करता है। अब अंतर्राष्ट्रीय मंच की बात करते हैं। पीएम मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन समिट की सह अध्यक्षता की। ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसके नियम और नीतियां बनाने में एक वैश्विक भागीदार बनना चाहता है। और पर्यावरण के मोर्चे पर भी कुछ बड़े समझौते हुए हैं। हाँ, भारत डेनमार्क के बीच ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस और अमेरिका के साथ ट्रस्ट इनिशिएटिव। ये ट्रस्ट इनिशिएटिव क्या है? ये लिथियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए है। ये वो खनिज हैं जो आज की दुनिया में आप कह सकते हैं नया तेल हैं। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी तक सब कुछ इन्हीं पर निर्भर करता है। अभी तक इन पर चीन का दबदबा है, तो ये पहल उस निर्भरता को कम करने की एक कोशिश है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भू राजनीति में इस महीने की सबसे बड़ी और शायद सबसे चौंकाने वाली खबर अमेरिका से आई। हाँ, UNHRC और WHO दोनों को छोड़ने का फैसला। ये एक तरह से भूचाल लाने वाला फैसला है ना? बिल्कुल। UNHRC यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये दोनों ही वैश्विक सहयोग के स्तंभ हैं। और अमेरिका जैसी महाशक्ति का इनसे बाहर निकलना इनकी फंडिंग, इनके कामकाज और इनकी विश्वसनीयता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। इसका असर क्या हो सकता है? क्या ये संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी? बिल्कुल। WHO के मामले में ये वैश्विक महामारियों से लड़ने की हमारी क्षमता को कमजोर कर सकता है, और UNHRC से हटने का मतलब है कि दुनिया भर में मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली सबसे बड़ी आवाज में से एक चुप हो जाएगी। ये कदम वैश्विक मंच पर अमेरिका के अलगाव को भी बढ़ाता है और चीन जैसी शक्तियों को इन खाली जगहों को भरने का मौका देता है। ये तो वाकई बहुत बड़ी खबर है। इस बीच ब्राजील 2025 में ब्रिक्स की मेजबानी करेगा और 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान में और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में हुई। अब आते हैं तकनीक और कानून के अनोखे संगम पर। माइक्रोसॉफ्ट ने मजोराना 1 क्वांटम चिप लॉन्च की है। क्वांटम चिप कंप्यूटिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ी छलांग है। हमारे आज के कंप्यूटर 0 और 1 की भाषा में काम करते हैं, और क्वांटम कंप्यूटर वो उससे कहीं ज्यादा जटिल गणनाएं एक साथ कर सकते हैं। मजोराना 1 उस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और अब वो खबर जिसने मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर दिया। मैं जानता हूं आप किसकी बात कर रही हैं, न्यूजीलैंड वाली। हाँ, एक पहाड़ को एक कानूनी व्यक्ति का दर्जा, लीगल पर्सन। हाँ, इसका असल में मतलब क्या है? क्या अब कोई उस पहाड़ पर मुकदमा कर सकता है? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसका मतलब है कि उस पहाड़ के भी वही अधिकार होंगे जो एक इंसान या एक कंपनी के होते हैं। मतलब उसे नुकसान पहुंचाना अब एक कानूनी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना माना जाएगा? बिल्कुल। उसके नाम पर मुकदमा दायर किया जा सकता है और उसके हितों की रक्षा के लिए गार्डियंस नियुक्त किए गए हैं। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। मैं सोच रही थी अगर भारत में गंगा या हिमालय को ऐसे ही अधिकार मिल जाएं तो हमारे पर्यावरण कानूनों पर इसका बहुत गहरा असर पड़ेगा। खैर, इसी के साथ भारत डिजिटल पायलट लाइसेंस शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है। और यूके AI द्वारा बनाए गए चाइल्ड अब्यूज कंटेंट को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बना है। विज्ञान के क्षेत्र में ISO ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन का प्रोपेलेंट मिक्सर लॉन्च किया है। ये बड़े रॉकेट्स के लिए ईंधन तैयार करने में मदद करेगा। और मिसाइलों के क्षेत्र में भारत और अमेरिका मिलकर जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल का उत्पादन करेंगे। अब जरा खेल जगत का हाल जान लेते हैं। U19 महिला विश्व कप में हमारी बेटियों ने कमाल कर दिया। बिल्कुल। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार खिताब जीता और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट गोगदी त्रिशा रहीं। फुटबॉल में मोहन बागान ने इंडियन सुपर लीग शील्ड जीती और हॉकी इंडिया लीग का खिताब बंगाल टाइगर्स के नाम रहा। और स्नूकर के बेताज बादशाह पंकज आडवाणी, उन्होंने एक बार फिर एशियाई और राष्ट्रीय दोनों खिताब जीते। उनका दबदबा कायम है। लेकिन एक बहुत ही नई शुरुआत हो रही है। सऊदी अरब 2025 में पहले ओलंपिक ई-स्पोर्ट्स गेम्स की मेजबानी करेगा। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति भी अब ई-स्पोर्ट्स की बढ़ती लोकप्रियता को पहचान रही है। ये खेल की परिभाषा को ही बदल रहा है। त्रिवेणी के लिए ग्रैमी मिला। बाफ्टा में कॉन्क्लेव सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी और BCCI अवार्ड्स में सचिन तेंदुलकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट और जसप्रीत बुमराह को पॉली उमरीगर अवार्ड मिला। अंत में कुछ रैंकिंग्स।
हिंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 80वें स्थान पर है। जबकि सिंगापुर शीर्ष पर है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत 96वें स्थान पर है और डेनमार्क को सबसे कम भ्रष्ट देश माना गया है। और स्वच्छता में इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीतकर एक मिसाल कायम की है। वाकई। और हम फरवरी के कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लेते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कुछ पुस्तकें भी चर्चा में रहीं। गोपीचंद हिंदुजा की आई एम और अरुण शौरी की द न्यू आइकन सावरकर और नामीबिया के संस्थापक पिता सैम नुजुमा। जी। तो ये थी फरवरी 2025 की कुछ सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं की तस्वीर। तो चलिए मार्च 2025 के करंट अफेयर्स पर एक गहरी नजर डालते हैं। जी। इस महीने नियुक्तियों से लेकर रक्षा, विज्ञान, अर्थव्यवस्था और खेल तक इतनी सारी खबरें हैं कि कुछ भी छूट सकता है। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या हुआ, सही बात है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि ये घटनाएं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और इनका व्यापक असर क्या हो सकता है। बहुत दिलचस्प। तो कहानी की शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्हें इस महीने बड़ी जिम्मेदारियां मिली। राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बहुत बड़े नाम सामने आए हैं। बिल्कुल। जैसे सेबी के नए अध्यक्ष बने हैं तुहिन कांत पांडे। हाँ, और तुहिन कांत पांडे की नियुक्ति इस समय खास है क्योंकि पिछले कुछ समय से बाजार में जो छोटे निवेशक हैं उनकी भागीदारी बहुत बड़ी है और तेजी से बढ़ी है। तो ऐसे में बाजार को स्थिर रखना और इन नए निवेशकों के हितों की रक्षा करना ये एक बड़ी चुनौती होगी। सही बात है। और आर्थिक मोर्चे पर ही अजय सेठ को नया वित्त सचिव बनाया गया है। जी। और साथ ही पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा अब नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे। ये तो बहुत अनुभवी प्रशासक हैं। बिल्कुल। वित्त सचिव का पद तो देश की आर्थिक नीतियों की रीढ़ होता है और नीति आयोग में राजीव गौबा जैसे व्यक्ति का आना वो थिंक टैंक को और मजबूती देगा। और प्रधानमंत्री की निजी सचिव के तौर पर IFS अधिकारी निधि तिवारी की नियुक्ति भी हुई है। हाँ, जो प्रशासनिक टीम में एक अहम कड़ी होंगी। बैंकिंग, ऊर्जा और न्यायपालिका में भी नए चेहरे दिखे हैं। जी, जैसे TS शेट्टी अब इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। विकास कौशल HPCL के MD बने हैं और हरीश टंडन ने ओडिशा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद संभाला है। ये सभी नियुक्तियां अपने अपने क्षेत्र में एक तरह की निरंतरता और नेतृत्व का संकेत देती हैं। अब जरा दुनिया की तरफ देखते हैं। मुझे जो एक खबर बहुत अच्छी लगी वो थी भारतीय मूल के डॉक्टर जय भट्टाचार्य की नियुक्ति। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ यानी USNIH का 18वां निदेशक बनाया गया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। USNIH दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल रिसर्च संस्थाओं में से एक है। डॉक्टर भट्टाचार्य का वहां पहुंचना मतलब ये वैश्विक स्वास्थ्य मंच पर भारतीय प्रतिभा के बढ़ते दबदबे को दिखाता है। बिल्कुल। और इसी ट्रेंड को आगे बढ़ाती एक और नियुक्ति है IOC की अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री की। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की। जी, वो इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला और पहली अफ्रीकी हैं। ये वैश्विक खेल प्रशासन में एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है, कह सकते हैं। वाकई। और दुनिया भर में भी नेतृत्व बदला है। कनाडा में मार्क कार्नी, उरुग्वे में यामांदू ओलस्सी, ऑस्ट्रिया में क्रिश्चियन स्टॉकर और त्रिनिदाद टोबैगो में स्टुअर्ट यंग। जी। तो अब नियुक्तियां से आगे बढ़कर देश के भीतर की उन खबरों पर आते हैं जो जमीन पर असर डालती हैं। सबसे पहले ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा ये म्यांमार में भूकंप के बाद भारत की त्वरित प्रतिक्रिया थी। ये भारत की पड़ोसी पहली नीति का एक और उदाहरण है, जो दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में एक जिम्मेदार शक्ति के तौर पर अपनी भूमिका को कितनी गंभीरता से लेता है। बिल्कुल। मदद के लिए हाथ बढ़ाने के साथ साथ देश के अंदर आत्मनिर्भरता की भी एक बड़ी कहानी बन रही है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन। हाँ, जो अक्टूबर 2025 में दिल्ली के एम्स में लगने वाली है। जी। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक मील का पत्थर है। सोचिए, अभी हम ऐसी हाई एंड मेडिकल मशीनों के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर हैं। सही बात है। स्वदेशी MRI न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं को सस्ता बनाएगी बल्कि भारत को मेडिकल उपकरण बनाने वाले देशों की लीग में भी खड़ा कर देगी। ये तो कमाल है। अच्छा, आत्मनिर्भरता से जुड़ी एक और पहल दिखी केंद्र सरकार की सहकार टैक्सी योजना। ये क्या है? ये ऐप आधारित टैक्सी कंपनियों के मुकाबले ड्राइवरों को उनका अपना एक कोऑपरेटिव प्लेटफॉर्म देने की कोशिश है। मतलब बिचौलियों से बचाने के लिए? बिल्कुल, ताकि उनकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा सीधे उन तक पहुंचे। और इसी तरह ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तर भारत को हरियाणा के गोरखपुर में अपना पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मिलने जा रहा है। ये देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों के लिए एक बड़ा कदम है ना? बहुत बड़ा कदम।
अब राज्यों की तरफ चलते हैं जहां से कई दिलचस्प पहले सामने आई हैं। जैसे केरल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने सीनियर सिटीजन्स कमीशन बनाया है। ये एक बहुत ही जरूरी और प्रगतिशील कदम है। भारत की आबादी में बुजुर्गों का हिस्सा बढ़ रहा है। हाँ, और उनके अधिकारों और कल्याण के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना ये दूसरे राज्यों के लिए एक बेहतरीन मॉडल है। वहीं हरियाणा ने नागरिक सेवाओं के लिए सारथी नाम का एक AI चैटबॉट लॉन्च किया है। जी, सारथी। ये डिजिटल गवर्नेंस का एक अच्छा उदाहरण है जो तकनीक का इस्तेमाल करके नागरिकों के लिए सेवाओं को आसान बना रहा है। और मध्य प्रदेश के इंदौर में भारत का पहला PPP मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट शुरू हुआ है। हाँ, और पंजाब में होशियारपुर के पास एक लेपर्ड सफारी बन रही है जो पर्यावरण पर्यटकों को बढ़ावा देगी। और महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर बनाया गया है। और असम से तो दो बहुत महत्वाकांक्षी खबरें आईं। अच्छा, एक तो वहां की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। और दूसरा ये कि असम ने अपना खुद का सैटेलाइट असम सैट लॉन्च करने की घोषणा की है। अपना खुद का सैटेलाइट? ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब अब राज्य भी स्पेस टेक्नोलॉजी में कदम रख रहे हैं। यही तो खास बात है। ये दिखाता है कि अब राज्य भी स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपने विकास के लिए करना चाहते हैं, जैसे रिसोर्स मैपिंग, शहरी नियोजन या बाढ़ जैसी आपदाओं के प्रबंधन के लिए। वाह, और भी कुछ पहले हैं। जैसे सिक्किम ने पर्यटकों के लिए 50 रुपए का एंट्री शुल्क अनिवार्य कर दिया है। जी, और त्रिपुरा ने लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और एक स्कूटी योजना शुरू की है। और एक ग्लैमरस खबर, तेलंगाना 2025 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की मेजबानी करने जा रहा है। हाँ, ये सभी पहले विकास के अलग अलग मॉडल दिखाती हैं। सिक्किम सस्टेनेबल टूरिज्म की तरफ बढ़ रहा है, त्रिपुरा महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहा है, और तेलंगाना ग्लोबल मंच पर अपनी सॉफ्ट पावर दिखा रहा है। बिल्कुल। इन सब खबरों से एक बात तो साफ है कि देश के आर्थिक इंजन में बहुत कुछ हो रहा है। इसी से जुड़ा सोर्स इंडिया 2025 भी दिल्ली में हुआ। सोर्स इंडिया जैसे इवेंट्स मेक इन इंडिया को सीधे वैश्विक बाजार से जोड़ने का काम करते हैं। और 2 रिपोर्ट्स ने भी इसी आर्थिक कहानी को और मजबूती दी है। हाँ, एक रेमिटेंस रिपोर्ट जिसके मुताबिक भारत को सबसे ज्यादा पैसा अमेरिका में बसे भारतीयों से मिला, करीब 28%। और दूसरी है वेल्थ रिपोर्ट जिसके अनुसार भारत अब दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वेल्थ हब बन गया है। चौथा सबसे बड़ा वेल्थ हब, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी महीने रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण भी हुआ। जी, और उसकी थीम थी चक्रव्यूह, पीपल पीस प्लैनेट। ये थीम थोड़ी जटिल लगती है। चक्रव्यूह थीम बहुत सटीक है। ये सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, ये बता रहा है कि कैसे क्लाइमेट चेंज, जियोपॉलिटिकल तनाव और सामाजिक मुद्दे एक दूसरे में ऐसे उलझ रहे हैं, जैसे अभिमन्यु का चक्रव्यूह। बिल्कुल, कि कोई एक सीधा रास्ता निकालना मुश्किल है। और इस बार मुख्य अतिथि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन थे, जो दिखाता है कि भारत अब इंडो पैसिफिक क्षेत्र को कितनी अहमियत दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ और बड़ी घटनाएं हुई। इंडोनेशिया ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया। ये एनडीबी के विस्तार को दिखाता है। ये बैंक अब सिर्फ ब्रिक्स देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि विकासशील दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण वित्तीय संस्था बनता जा रहा है। एक और खबर जो मुझे बहुत भविष्यवादी लगी वो थी फ्रांस में व्हाइट हाइड्रोजन के दुनिया के सबसे बड़े भंडार का मिलना। एक मिनट, ये व्हाइट हाइड्रोजन क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ग्रीन हाइड्रोजन पानी को रिन्यूएबल एनर्जी से तोड़कर बनाया जाता है, जिसमें मेहनत और पैसा लगता है। जी। व्हाइट हाइड्रोजन वो प्राकृतिक रूप से जमीन के नीचे पाया जाता है, जैसे नेचुरल गैस। इसे बस निकालना होता है। मतलब ये ऊर्जा का एक जैकपॉट हो सकता है। अगर इसे सही तरीके से निकाला जा सका तो ये स्वच्छ ऊर्जा के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। और एक अच्छी खबर डिप्लोमेसी से आई। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 40 साल बाद शांति समझौता हुआ। सोचिए, 40 साल का संघर्ष, पीढ़ियां इसी नफरत में पली बढ़ी हैं। ये समझौता उस पूरे क्षेत्र के लिए एक नई शुरुआत की उम्मीद है। वैश्विक राजनीति की इन जटिलताओं के बीच हर देश अपनी सुरक्षा को भी मजबूत कर रहा है। मार्च में कई बड़े रक्षा अभ्यास हुए। हाँ, अमेरिका के साथ गुआम में सी ड्रैगन, अफ्रीकी देशों के साथ तंजानिया में इज़मार, और फ्रांस के साथ वरुण 2025। इसके अलावा कजाकिस्तान के साथ खंजर और घरेलू स्तर पर अरुणाचल में प्रचंड प्रहार भी हुआ। इन अभ्यासों की रेंज देखिए, अमेरिका से लेकर फ्रांस, अफ्रीका से लेकर मध्य एशिया तक,
ये दिखाता है कि भारत की सैन्य साझेदारी कितनी व्यापक हो चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि हम एक तरफ दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक हैं, लेकिन दूसरी तरफ आत्मनिर्भर रक्षा पर भी जोर है। बिल्कुल, और यही भारत की दोहरी रणनीति है। जहां जरूरत है वहां साझेदारी करो और जहां मुमकिन हो वहां आत्मनिर्भर बनो। टेक्नोलॉजी में भी ऐसा कुछ दिखा? हाँ, इसी महीने गोवा शिपयार्ड का बनाया नया युद्धपोत INS तवस्से नौसेना में शामिल हुआ। DRDO ने ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज को 1500 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है। 1500 किलोमीटर? ये तो बहुत बड़ी सामरिक बढ़त है। बहुत बड़ी। और अस्त्र MK3 मिसाइल को गांडीव जैसा शक्तिशाली नाम दिया गया है और VL-SRSM मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ये VL-SRSM क्या है? इसे आप नौसेना के जहाजों का अपना एक अदृश्य सुरक्षा कवच समझिए। अच्छा, ये वर्टिकली लॉन्च होने वाली मिसाइल है जो कम दूरी पर आने वाले किसी भी हवाई खतरे जैसे दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर देती है। रक्षा के बाद अब विज्ञान और अंतरिक्ष की दुनिया में चलते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब चंद्रयान 5 को भी मंजूरी मिल गई है। जी, और ये मिशन जापान की स्पेस एजेंसी JAXA के साथ मिलकर किया जाएगा। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग होगा। बिल्कुल, दो बड़ी अंतरिक्ष शक्तियां मिलकर चांद के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगी। अंतरिक्ष से एक और हैरान करने वाली खबर आई। शनि ग्रह के 128 नए चंद्रमा खोजे गए हैं। हाँ, अब उसके कुल 274 चांद हो गए हैं। इतने सारे? लेकिन इससे भी बड़ी खबर हमारे लिए ये है कि इसरो ने विक्रम और कल्पना नाम के 2 हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर खुद विकसित कर लिए हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हमारे सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का दिमाग भी पूरी तरह से भारतीय होगा। इससे विदेशी हार्डवेयर पर हमारी निर्भरता खत्म होगी, जो सुरक्षा और मिशन की स्वायत्ता दोनों के लिए बेहद जरूरी है। टेक्नोलॉजी की दुनिया से गूगल ने जेमा 3 नाम का नया AI मॉडल लॉन्च किया है और भारत सरकार ने बायोसारथी नाम की एक पहल शुरू की है। हाँ, बायोटेक स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए। AI और बायोटेक्नोलॉजी, ये वो 2 क्षेत्र हैं जो आने वाले दशकों को परिभाषित करेंगे। चलिए अब थोड़ा खेल की बात करते हैं। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब भारत ने जीता। और घरेलू क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी 2025 विदर्भ ने अपने नाम की। कबड्डी वर्ल्ड कप में तो भारत ने कमाल ही कर दिया। हाँ, पुरुष और महिला दोनों वर्गों में हम चैंपियन बने। कबड्डी में भारत का दबदबा कायम है। बिल्कुल, लेकिन मुझे जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा उत्साह दिख रहा है वो है शतरंज। हाँ, प्रणव वेंकटेश वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियन बने और अरविंद चिदम्बरम ने प्राग मास्टर्स जीता। हमारे युवा खिलाड़ी शतरंज की दुनिया में छा रहे हैं। F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स लैंडो नॉरिस ने जीती। स्क्वैश में अनाहत सिंह इंडिया ओपन चैंपियन बनी और हॉकी इंडिया अवार्ड्स में हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया को साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। जी, अब आते हैं पुरस्कारों पर। सिनेमा में ऑस्कर 2025 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड अनोरा को मिला और IFA अवार्ड्स 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार लापता लेडीज को मिला, जो बहुत सराही गई थी। और कार्तिक आर्यन व नितांशी गोयल को बेस्ट एक्टर और एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और अकेडमिक जगत के भी कुछ बड़े पुरस्कार घोषित हुए। हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबेल पुरस्कार जापान के मसाकी काशिवारा को दिया गया। आर्किटेक्चर का प्रित्जकर पुरस्कार चीन के लिू जियाकुन को मिला और AI का सबसे बड़ा सम्मान ट्यूरिंग अवार्ड एंड्रू याओ और रिचर्ड सटन को दिया गया। और एक खास पुरस्कार रामसर अवार्ड जो जयश्री वेंकटेशन को मिला, वो ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं। यह पुरस्कारों की विविधता को दिखाता है, साहित्य, गणित, आर्किटेक्चर से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक। चलिए अब अंत में कुछ सूचकांकों और रिपोर्टों पर नजर डालते हैं जो भारत की एक मिली-जुली तस्वीर पेश करते हैं। हाँ, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारी रैंक 118 है, जबकि फिनलैंड फिर से टॉप पर है। ये एक विचारणीय बिंदु है। एक तरफ हम दुनिया के चौथे सबसे बड़े वेल्थ हब हैं और दूसरी तरफ खुशी के पैमाने पर 118वें स्थान पर। ये दिखाता है कि आर्थिक विकास और नागरिकों की भलाई हमेशा साथ साथ नहीं चलते। बिल्कुल। और चुनौतियां दूसरी भी हैं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है। और वायु गुणवत्ता की रिपोर्ट के अनुसार बिहार का बेगूसराय पिछले 5 वर्षों में भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा है। ये आंकड़े हैं उन चुनौतियों को उजागर करते हैं जिनसे हमें निपटना है। और इसी में एक और विरोधाभास है। एक रिपोर्ट कहती है कि भारत दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा आयातक है और दूसरी कहती है कि हम चाय के दूसरे सबसे बड़े निर्यातक हैं। है ना दिलचस्प? हाँ, तो महीने के अंत में कुछ विविध जानकारी भी है
1975 हॉकी वर्ल्ड कप पर एक किताब आई है, मार्च ऑफ ग्लोरी। और कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा दिया सलाई नाम से आई है। हमने ओडिया कवि रमाकांत रथ और फिल्म निर्माता देव मुखर्जी को भी खो दिया। और 2 महत्वपूर्ण पहले हुई हैं। आयुष्मान खुराना फिट इंडिया आइकॉन बने और वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के तहत अपार आईडी को लॉन्च किया गया। ये आईडी छात्रों के पूरे अकादमिक रिकॉर्ड को एक जगह डिजिटल रूप में रखेगी, है ना? जी, जिससे शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी। और हाँ, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 20 को हैप्पीनेस डे, 22 को विश्व जल दिवस और 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया गया। आज हम अप्रैल 2025 की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से ये महीना मतलब काफी हलचल भरा रहा। बिल्कुल। एक तरफ देश विदेश में कई बड़े पदों पर नए चेहरे दिखे, तो दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के बीच तनाव एक नए स्तर पर पहुंच गया। और इन सबके बीच टेक्नोलॉजी ने भी कुछ ऐसी छलांगे लगाई हैं जिनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूर। तो फिर देर किस बात की? चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि अप्रैल 2025 की इन घटनाओं के पीछे की कहानी क्या है। जी। सबसे पहले बात करते हैं नियुक्तियों की। देश की न्यायपालिका में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। हाँ, सबसे पहले तो 23वें विधि आयोग यानी लॉ कमीशन के अध्यक्ष बने हैं जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है वो है जस्टिस BR गवई का भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बनना। और दिलचस्प बात यह है कि उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का है, 14 मई से 23 नवंबर 2025 तक। इतना छोटा कार्यकाल क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठता प्रणाली का नतीजा है। असल में आने वाले कुछ समय में कई जज एक के बाद एक रिटायर होने वाले हैं। अच्छा। जिसकी वजह से हमें कुछ छोटे कार्यकाल वाले मुख्य न्यायाधीश देखने को मिलेंगे। चुनौती ये होगी कि इतने कम समय में वो कोई बड़ा न्यायिक सुधार कैसे ला पाते हैं। मतलब ये न्यायपालिका के लिए एक तरह का ट्रांजिशन फेज है। बिल्कुल, आप ऐसा कह सकते हैं। समझ गई। न्यायपालिका के अलावा कुछ और अहम पद भी भरे गए, जैसे कृषि वैज्ञानिक मांगीलाल जाट ICAR के महानिदेशक बने। हाँ। और शिवा सुब्रमण्यम रमन PFRDA के अध्यक्ष। और ये दोनों नियुक्तियां अपने अपने क्षेत्र की चुनौतियों को दर्शाती हैं। ICAR में मांगीलाल जाट के सामने मतलब जलवायु परिवर्तन से जूझ रहे किसानों के लिए नई तकनीकें लाने की चुनौती होगी। वहीं PFRDA में रमन को नई पेंशन स्कीम पर चल रहे विवादों को संभालना होगा। RBI में भी पूनम गुप्ता डिप्टी गवर्नर बनी है माइकल पात्रा की जगह। हाँ, तो उनसे भी एक नए नजरिए की उम्मीद की जा रही है। जी, मौद्रिक नीति में। ये तो हुई देश की बात। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुने गए। हाँ, जैसे त्रिनिदाद और टोबैगो में कमला प्रसाद बिसेसर, कनाडा में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी और इक्वाडोर में डैनियल नोबोआ। लेकिन मेरी नज़र में सबसे खास नियुक्ति राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में हुई है। घाना की शर्ली बोचवे महासचिव बनी है। हाँ, ये बहुत खास है। और ये खास क्यों है? क्योंकि वे इस पद पर पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी महिला हैं। ये कॉमनवेल्थ में बढ़ते अफ्रीकी प्रभाव और मतलब बदलते शक्ति संतुलन का साफ प्रतीक है। अच्छा। ये दिखाता है कि ये वैश्विक संस्थाएं अब सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असल में ज्यादा समावेशी हो रही हैं। तो एक तरफ शर्ली बोचवे की नियुक्ति दिखाती है कि वैश्विक मंच पर समीकरण बदल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कभी-कभी ये समीकरण दोस्ती के नहीं बल्कि तनाव के होते हैं, जैसा इस महीने हमें भारत पाकिस्तान संबंधों में देखने को मिला। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर मोड़ था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसरणवाली में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 पर्यटकों की जान चली गई। ये हमला सीधे सीधे उस इलाके की अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी पर्यटन पर था। और इस हमले के बाद जो हुआ वो अभूतपूर्व था। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। और ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है। 1960 से चली आ रही इस संधि को सस्पेंड करना एक बहुत बड़ा कूटनीतिक संदेश था। सही बात है। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौते को निलंबित कर दिया, वाघा बॉर्डर बंद हो गया, एयर स्पेस पर भी प्रतिबंध लग गए। दशकों पुरानी संधियों का टूटना दिखाता है कि रिश्ते अपने सबसे निचले स्तर पर हैं। इस तनाव के बीच एक बड़ी कूटनीतिक जीत भी मिली। हाँ, तहव्वुर राणा वाली। 26/11 मुंबई हमले के आरोपी तहव्वुर राणा को आखिरकार अमेरिका ने भारत को सौंप दिया। जीत तो है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। इतने सालों बाद सबूतों को भारतीय अदालत में पेश करना और एक ठोस केस बनाना।
वो आसान नहीं होगा। मतलब ये एक लंबी कानूनी लड़ाई की बस शुरुआत है। बिल्कुल। इन गंभीर खबरों से आगे बढ़ते हैं और देश में हुए कुछ ऐसे कामों की बात करते हैं जो भविष्य की नींव रख रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में कुछ कमाल की चीजें हुई हैं। हाँ, और इसमें सबसे ऊपर है छत्तीसगढ़ के नया रायपुर में देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुरू होना। और ये कोई आम प्लांट नहीं है। अच्छा, ये GaN यानी गैलियम नाइट्राइड आधारित चिप्स बनाएगा। एक मिनट, जब हम GaN यानी गैलियम नाइट्राइड की बात करते हैं तो ये आम सिलिकॉन चिप से कितना अलग है? मतलब आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, GaN चिप्स सिलिकॉन के मुकाबले ज्यादा पावरफुल, ज्यादा एफिशिएंट और आकार में छोटे होते हैं। ओके। इसका मतलब है कि भविष्य में हमारे फोन के चार्जर और भी छोटे और तेज हो जाएंगे। 5G टेक्नोलॉजी बेहतर काम करेगी। अरे वाह! और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी सुधरेगी। ये मेक इन इंडिया को सिर्फ नाम के लिए नहीं, बल्कि असल में तकनीकी आत्मनिर्भरता देगा। कमाल है। और तकनीक की बात करें तो आंध्र प्रदेश के अमरवती में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज भी स्थापित हो रहा है। और ये दोनों खबरें एक साथ पढ़ी जानी चाहिए। एक तरफ सेमीकंडक्टर जो आज की टेक्नोलॉजी है, और दूसरी तरफ क्वांटम कंप्यूटिंग जो कल की टेक्नोलॉजी है। मतलब भारत दोनों मोर्चों पर एक साथ काम कर रहा है। जी हाँ। इसी के साथ कुछ और बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी सामने आए। मुंबई में भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल। हाँ, वो भी एक बड़ी खबर थी। और तमिलनाडु में पंबन पर नया वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज भी, जो रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ता है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं है। क्रूज टर्मिनल भारत को ग्लोबल टूरिज्म मैप पर मजबूती से रखता है, और पंबन ब्रिज जैसी इंजीनियरिंग की मिसाल कनेक्टिविटी के साथ साथ हमारी रणनीतिक क्षमता को भी बढ़ाती है। सही है। इन बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को लेकर भी कुछ अच्छी खबरें हैं। बिल्कुल। सबसे पहले तो ओडिशा का सिमलीपाल नेशनल पार्क देश का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। अच्छा। लेकिन जो खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंजी वो है यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड सूची में नाट्यशास्त्र और भगवद गीता का शामिल होना। इससे इस सूची में भारत की कुल 14 धरोहरें हो गई हैं ना? और ये भारत की सॉफ्ट पावर की एक बहुत बड़ी जीत है। जब यूनेस्को इन ग्रंथों को वैश्विक धरोहर मानता है तो वो दुनिया को बताता है कि भारत का ज्ञान और दर्शन सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए है। पर्यावरण की दिशा में एक अनोखी पहल भी हुई। बैंगलोर में बैट इकोमॉन नाम से देश का पहला बैट मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू हुआ। चमगादड़ों पर नजर रखने वाला सिस्टम। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये बहुत दूर की सोच है। चमगादड़ हमारे इकोसिस्टम का एक अहम हिस्सा है। उन पर नजर रखने से हमें प्रकृति को बेहतर समझने और निपाह जैसी ज़ूनोटिक बीमारियों को फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। अच्छा। ये दिखाता है कि हम विकास के साथ पर्यावरण के छोटे छोटे पहलुओं पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इसी कड़ी में नई दिल्ली में पृथ्वी दिवस पर हुए कॉन्क्लेव में बांस के इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया। जी, जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अब राज्यों से आई कुछ बड़ी खबरों पर चलते हैं, और यहाँ भी टेक्नोलॉजी और शासन से जुड़ी कुछ अहम बातें हैं। हाँ, जैसे तमिलनाडु के कलपक्कम में भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू हुआ है। ये नाम सुनने में बहुत जटिल लगता है तो? इसे सरल भाषा में समझाइए। ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या बला है? इसे सरल भाषा में एक तरह का जादुई न्यूक्लियर रिएक्टर समझिए। जादुई? हाँ, क्योंकि ये जितना परमाणु ईंधन इस्तेमाल करता है उससे ज्यादा ईंधन पैदा कर देता है। अरे वाह! ये भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये हमें थोरियम का इस्तेमाल करने की क्षमता देगा। और थोरियम का भंडार भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये हमारी ऊर्जा सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। वाह! मतलब ऊर्जा के क्षेत्र में पूरी तरह आत्मनिर्भरता। जी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला आया जिसका असर सभी राज्यों पर पड़ेगा। बिल्कुल। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए राज्य विधानसभा से पास हुए बिलों पर कार्रवाई करने की समय सीमा तय कर दी है। अच्छा, तो अब वो अनिश्चित काल तक बिलों को अपनी जेब में नहीं रख सकते? नहीं, और राष्ट्रपति के लिए भी 3 महीने की समय सीमा रखी गई है। इसका क्या महत्व है? ये लोकतंत्र और संघवाद को मजबूत करने वाला फैसला है। इससे केंद्र और राज्य के बीच टकराव कम होगा और चुनी हुई सरकारों का काम नहीं रुकेगा। ये शासन में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। राज्यों की कुछ और खबरें भी हैं, जैसे तेलंगाना SC आरक्षण में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य बना। हाँ। और हरियाणा में हड़प्पा काल के 2 स्थल तिगराना और मित्थल को संरक्षित घोषित किया गया। सही कहा। ये सब दिखाता है कि जमीनी स्तर पर भी कितने बदलाव हो रहे हैं। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नजर डालते हैं। हाँ, जहाँ सहयोग और टकराव की 2 अलग अलग तस्वीरें दिखी। बिल्कुल। सहयोग की तस्वीर दिखी बैंकॉक में,
जहां छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ। अगला मेजबान बांग्लादेश होगा। बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी के आसपास के देशों का संगठन, इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ मोरक्को में गिटेक्स अफ्रीका समिट हुआ, जो अफ्रीका का सबसे बड़ा टेक शो था। ये दिखाता है कि दुनिया के अलग अलग कोने तकनीक के जरिए एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और तकनीक की बात हो रही है तो जापान ने तो कमाल ही कर दिया, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बना दिया। सोचिए, एक पूरी इमारत को प्रिंटर से बना देना, ये कंस्ट्रक्शन की दुनिया को पूरी तरह बदल सकता है। सही बात है। भविष्य में घर और पुल शायद इसी तरह बनेंगे, तेजी से, कम लागत में और मजबूती के साथ। लेकिन जैसा आपने कहा, एक टकराव की तस्वीर भी थी। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया। और ये एक चिंताजनक ट्रेंड है। एक तरफ बिम्स्टेक जैसे संगठन क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हंगरी का ICC से हटना दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संस्थाओं पर भरोसा घट रहा है। एक ग्लोबल ऑर्डर में एक दरार का संकेत है। चलिए अब एक नज़र डालते हैं कुछ योजनाओं, पुरस्कारों और खेल जगत की खबरों पर। ये एक तरह से देश की नब्ज बताते हैं। बिल्कुल। योजनाओं में असम की मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान का जिक्र जरूरी है। हाँ, जहां 30 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की वित्तीय मदद दी जा रही है। ये स्केल बहुत बड़ा है। वहीं बैंकिंग में वन स्टेट वन RRB योजना के तहत 43 ग्रामीण बैंकों का विलय करके 28 कर दिया गया है। इसका मकसद बैंकिंग व्यवस्था को और मजबूत और कारगर बनाना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख भी बढ़ी है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण और फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिला जी। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल के लिस्बन में की टू द सिटी सम्मान दिया गया। देश के अंदर भी बड़े सम्मान दिए गए। हाँ, प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को उनकी कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए मिला। और सिनेमा में कांस विजेता पायल कपाड़िया को फ्रांस ने ऑर्डर ऑफ पार्ट्स से सम्मानित किया, जो भारतीय सिनेमा के लिए एक और बड़ा पल था। बिल्कुल। और खेल की दुनिया तो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए बनी है। IPL 2025 में 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक जड़कर सबको हैरान कर दिया। ये अविश्वसनीय है। 14 साल की उम्र में इस तरह प्रदर्शन, ये भारत में क्रिकेट टैलेंट की गहराई को दिखाता है। सही बात है। इसी टूर्नामेंट में अभिषेक शर्मा ने भी 141 रन बनाकर किसी भारतीय द्वारा सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। और विजडन क्रिकेटर्स 2024 के लिस्ट में जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना का शामिल होना ये बताता है कि भारतीय क्रिकेट का दबदबा कायम है। बिल्कुल। क्रिकेट के अलावा नीरज चोपड़ा ने पार्ल इन्विटेशनल में गोल्ड जीता। शतरंज में मैग्नस कार्लसन ने फ्री स्टाइल गोट का खिताब अपने नाम किया। जी। और इसी के साथ हमें उन रक्षा अभ्यासों को भी देखना चाहिए जो इस महीने हुए हैं। अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक और तंजानिया में पहला भारत अफ्रीका नौसेना अभ्यास अकीम। हाँ, ये अभ्यास भारत की बढ़ती वैश्विक साझेदारी और सामरिक पहुंच को साफ तौर पर दिखाते हैं। अब हम अपने अंतिम हिस्से पर आते हैं, विज्ञान, रिपोर्ट और कुछ विविध घटनाएं। हाँ। और विज्ञान में एक बहुत ही भावुक पल था। हाँ, 19 अप्रैल को भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के लॉन्च को 50 साल पूरे हो गए। कमाल है ना? सच में। सोचिए, 50 साल पहले जब हमारे पास आज जैसी तकनीक और संसाधन नहीं थे, तब उस सैटेलाइट को लॉन्च करना कितना बड़ा सपना रहा होगा। उसी सपने की नींव पर आज हमारा चंद्रयान और मंगलयान खड़ा है। और भविष्य की उड़ान के लिए एक्सियम 4 मिशन के पायलट के तौर पर शुभांशु शुक्ला को चुना गया है। जी। लेकिन एक और खबर है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा। भारत लेजर वेपन का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सामरिक छलांग है। लेजर हथियार भविष्य के युद्ध का चेहरा बदल सकते हैं। कैसे? ये अदृश्य होते हैं, आवाज नहीं करते और प्रकाश की गति से हमला करते हैं। इस तकनीक में महारत हासिल करना भारत की रक्षा क्षमताओं को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। रिपोर्ट्स की बात करें तो 2 दिलचस्प आंकड़े सामने आए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि 17.1 करोड़ भारतीय अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं, जो एक शानदार उपलब्धि है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू फोर्ब्स की अरबपति सूची दिखाती है, जिसमें भारत तीसरे स्थान पर है। ये दोनों रिपोर्ट मिलकर देश की आर्थिक स्थिति की एक मिलीजुली तस्वीर पेश करती हैं, जहां एक और गरीबी तेजी से घट रही है, वहीं दूसरी ओर धन कुछ ही हाथों में इकट्ठा भी हो रहा है। ये एक ऐसी चुनौती है जिससे हर बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को जूझना पड़ता है। सही कहा। इस महीने हमने कुछ बड़ी हस्तियों को भी खोया। दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार, इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरीरंगन, हाँ, और पहले लैटिन अमेरिकी पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। इन सभी ने अपने अपने क्षेत्र पर एक गहरी छाप छोड़ी। बिल्कुल।
तो कुल मिलाकर अप्रैल 2025 एक ऐसा महीना था जहां भविष्य की आहट साफ सुनाई दे रही थी। तो ये थी अप्रैल 2025 की कुछ प्रमुख झलकियां। नियुक्तियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर विज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ये महीना वाकई काफी घटनापूर्ण रहा। मई 2025 के महीने में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं और अपडेट्स पर आज हम एक गहरी नजर डालेंगे। जी हाँ, हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों से लेकर रक्षा, विज्ञान, खेल और पुरस्कारों तक की पूरी जानकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन बड़ी नियुक्तियों से जिन्होंने इस महीने सुर्खियां बटोरी। बिल्कुल। सबसे पहले न्यायपालिका से जुड़ी एक खबर है। मणिपुर हाई कोर्ट में जस्टिस के सोमेश्वर को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा कई बहुत ही महत्वपूर्ण पदों पर कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। जैसे आईबी चीफ तपन कुमार डेका का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ गया है। हाँ, और डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर वी कामत भी मई 2026 तक अपने पद पर बने रहेंगे। और सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद को भी 2026 तक का सेवा विस्तार मिला है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि देश की जो प्रमुख जांच और रक्षा अनुसंधान एजेंसियां हैं, उनके नेतृत्व में एक निरंतरता, एक कंटिन्यूटी बनाए रखने पर जोर दिया गया है। मतलब नीतियों और ऑपरेशंस के लिहाज से ये काफी अहम होता है। बिल्कुल। जब बड़े प्रोजेक्ट्स या इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हों तो लीडरशिप में बदलाव से काम की रफ्तार पर असर पड़ सकता है। सही बात है। अच्छा, नियुक्तियों का सिलसिला यहीं नहीं रुकता। वायुसेना में एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी को नया उप प्रमुख बनाया गया है, वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ। और एक और बड़ी नियुक्ति यूपीएसवी में हुई है, जहां डॉक्टर अजय कुमार ने प्रीति सूदन की जगह नए अध्यक्ष का पदभार संभाला है। जी। और अब शायद सबसे बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस बीआर गवई देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई नियुक्त हुए हैं। हाँ, उनका कार्यकाल नवंबर 2025 तक रहेगा। और साथ ही जस्टिस सूर्यकांत को नालसा यानी नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि इन सब गंभीर नियुक्तियों के बीच खेल जगत की एक हस्ती को सेना में एक बड़ा सम्मान मिला है। आप नीरज चोपड़ा की बात कर रहे हैं? हाँ, नीरज चोपड़ा को टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद रैंक दी गई है। ये दिखाता है कि कैसे देश अपने नायकों को सम्मानित कर रहा है, चाहे वो किसी भी फील्ड से हों। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब दुनिया की तरफ देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में क्या कुछ हुआ? काफी कुछ। रोमानिया में निकोसोर डैन नए राष्ट्रपति बने हैं। और जर्मनी को फ्रेडरिक मर्ज के रूप में नए चांसलर मिले हैं। कनाडा में भी नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। मार्क कार्नी नए प्रधानमंत्री बने हैं। और वहां एक खास बात यह है कि भारतीय मूल की अनीता आनंद को विदेश मंत्री बनाया गया है। बिल्कुल। लेकिन जो बात यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है वेटिकन से। रॉबर्ट फ्रांसिस पहले अमेरिकी पोप चुने गए हैं। पहला अमेरिकी पोप? ये तो वाकई एक ऐतिहासिक क्षण है। बहुत बड़ा। सदियों से ये पद यूरोपीय लोगों के पास ही रहा है। और खेल प्रशासन में थाईलैंड की खुनिंग पटामा को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF का अध्यक्ष चुना गया है। जी। चलिए अब रक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की कुछ बड़ी खबरों पर आते हैं। हाँ। भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भारत को ट्रैकोमा मुक्त घोषित किया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल संक्रमण होता था जो अंधेपन का एक बड़ा कारण था। इससे मुक्ति पाना हमारे पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बड़ी जीत है। बिल्कुल। और रक्षा के मोर्चे पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में स्थित आतंकी शिविरों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया। हाँ, और इसके जवाब में पाकिस्तान द्वारा की गई कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन बुनियाद नाम दिया गया था, वो नाकाम रही। और यहाँ तकनीक का एक बड़ा कदम भी देखने को मिला है। अडानी एंटरप्राइजेज ने छत्तीसगढ़ में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक लॉन्च किया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक? हाँ, ये ग्रीन एनर्जी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रगति है। मतलब ये ट्रक धुएं की जगह सिर्फ पानी छोड़ता है। कमाल है। अच्छा, अब पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और तकनीक की बात करते हैं। इस सेक्शन में भी कई दिलचस्प अपडेट्स हैं। जैसे कि पर्यावरण के लिए एक अच्छी खबर ये है कि गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891 हो गई है। ये तो बहुत अच्छा संकेत है। संरक्षण के प्रयासों का नतीजा दिख रहा है। और तकनीक के क्षेत्र में पुणे में दुनिया का सबसे हाई रेजोल्यूशन वेदर फोरकास्ट सिस्टम भारत फोरकास्टिंग लॉन्च हुआ है। अच्छा, मतलब मौसम का पूर्वानुमान अब और सटीक होगा। हाँ, और एक और बड़ी वैज्ञानिक सफलता मिली है। भारत जीनोम एडिटेड चावल बनाने वाला पहला देश बन गया है। जी, इसकी किस्में हैं DRR धान 100,
और पूसा DST। तो ये जीनोम एडिटिंग का मतलब क्या है? क्या ये किसानों के लिए फायदेमंद है? बिल्कुल, आसान भाषा में कहें तो ये चावल की किस्मों को बीमारियों और सूखे के प्रति ज्यादा मजबूत बनाता है, बिना किसी भारी जीन को डाले। इसका असर भविष्य में खाद्य सुरक्षा पर बहुत सकारात्मक पड़ सकता है। ये तो गेम चेंजर हो सकता है। और अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर एक जबरदस्त खबर है। भारत जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। हाँ, ये इस महीने की सबसे बड़ी हेडलाइंस में से एक है। बिल्कुल। अब बात करते हैं आधारभूत ढांचे की, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की। भारत में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। जैसे केरल में भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट हब विजिंजम पोर्ट का उद्घाटन हुआ है। ये व्यापार के लिए बहुत अहम है। इससे बड़े जहाज सीधे भारत आ सकेंगे, जिससे समय और पैसा दोनों बचेगा। और हैदराबाद में गोल्ड सिक्का कंपनी ने एक अनोखा गोल्ड मेल्टिंग ATM लॉन्च किया है। गोल्ड मेल्टिंग ATM मतलब आप सोना पिघला सकते हैं? हाँ, ये एक नई तरह की सुविधा है। दिलचस्प है। और देखिए, गाजियाबाद भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला शहर बना है। मतलब शहर के विकास के लिए पैसा पर्यावरण हितैषी प्रोजेक्ट से जुटाया जा रहा है। बिल्कुल। और रायपुर में भारत का पहला AI डेटा सेंटर पार्क बनेगा। तो ये सभी पहले प्रयास दिखाते हैं कि भारत बुनियादी ढांचे और नई तकनीक को अपनाने में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। सही बात है। चलिए एक बार फिर दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। चीन ने सुपर कंप्यूटर बनाने के लक्ष्य से दुनिया का पहला AI सैटेलाइट लॉन्च किया है। तो स्पेस में भी AI की दौड़ तेज हो गई है। हाँ, और अमेरिका ने गोल्डन डोम नाम का एक नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम विकसित किया है। एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ है। यूके ने चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंप दिया है। ये दशकों पुराना विवाद था। अच्छा, और भूटान पर्यटन के लिए क्रिप्टो पेमेंट्स को एकीकृत करने वाला पहला देश बन गया है। ये एक अनोखा कदम है। और एक ग्लैमरस खबर, तेलंगाना में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब थाईलैंड की ओपल सुचाता ने जीता। जी। अब देश के राज्यों की खबरों की बात करते हैं। पहले उत्तर और पूर्व की बात। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन शिवा लॉन्च किया गया। ये हर साल की तरह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा अभ्यास है। बिल्कुल। और मिजोरम ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कौन सी? वह पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता यानी फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। वाह, ये सिर्फ साक्षर होने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है कि लोग अपने रोजमर्रा के काम जैसे फॉर्म भरना या निर्देश पढ़ना आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी सामाजिक उपलब्धि है। हाँ, और तकनीक और संस्कृति का संगम भी दिखा। असम ने अंकिता नाम की अपनी पहली AI न्यूज एंकर लॉन्च की है। AI न्यूज एंकर। तकनीक आगे बढ़ रही है, लेकिन इसी के साथ एक चिंताजनक खबर भी है। यूनेस्को ने त्रिपुरा की भाषा कोकबोरोक को खतरे में मतलब वल्नरेबल घोषित किया है। मतलब एक भाषा विलुप्त होने की कगार पर है। हाँ, ये हमें विकास के साथ अपनी संस्कृति को बचाने की याद दिलाता है। और हिमाचल प्रदेश में सारबच्चू भारत का सबसे बड़ा संरक्षण रिजर्व यानी कॉन्जर्वेशन रिजर्व बना है। अब मध्य और दक्षिण भारत की बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने देश का पहला AI आधारित फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। अच्छा, ये जंगलों को आग और अवैध कटाई से बचाने में मदद करेगा। हाँ, और मध्य प्रदेश ने ही घायलों की मदद करने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने के लिए राहगीर योजना शुरू की है। ये बहुत अच्छी पहल है। इससे लोगों को मदद के लिए आगे आने की प्रेरणा मिलेगी। और इंदौर भारत का पहला भिक्षुक मुक्त शहर यानी बेगो फ्री सिटी बन गया है। ये सिर्फ भिक्षुकों को हटाने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके पुनर्वास के बारे में। एक बहुत अच्छा मॉडल है ये। बिल्कुल। महाराष्ट्र 2024 में सबसे ज्यादा GST कलेक्शन करने वाला राज्य रहा और दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा पर चलने वाली पहली विधानसभा बनी। क्लीन एनर्जी की दिशा में एक बड़ा कदम। और तेलंगाना सरकार ने चेंचू जनजाति, जो एक PTG ग्रुप है, को आवास प्रदान किया है। ये दिखाता है कि विकास की दौड़ में सबसे कमजोर वर्गों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश हो रही है। चलिए अब कुछ महत्वपूर्ण सम्मेलनों पर नजर डालते हैं। नई दिल्ली में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट निवेशक सम्मेलन हुआ, पूर्वोत्तर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए। हाँ, और नीदरलैंड के रॉटरडैम में विश्व हाइड्रोजन समिट का आयोजन किया गया। हाइड्रोजन एनर्जी भविष्य का ईंधन मानी जा रही है। आसियान समिट कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुई और मुंबई में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स समिट का उद्घाटन PM मोदी ने किया।
और ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025 की मेजबानी भी नई दिल्ली ने की। तो भारत अब वैश्विक मंच पर बड़े बड़े सम्मेलनों का केंद्र बन रहा है। सही है। अब कुछ योजनाओं और फंड्स की बात करते हैं। मसालों के निर्यात और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस्ड योजना शुरू की गई है। स्पाइस्ड, ये नाम तो बड़ा अच्छा है। हाँ, और MSME को सपोर्ट करने के लिए 50,000 करोड़ का सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड यानी SRI फंड बनाया गया है। छोटे उद्योगों के लिए ये एक बड़ा सहारा है। तेलंगाना में आदिवासी किसानों को मुफ्त सोलर पंप देने के लिए इंदिरा सौरागिरी योजना है और उत्तर प्रदेश सरकार और वर्ल्ड बैंक ने मिलकर एग्री और AI प्रज्ञा पहल शुरू की है। मतलब खेती में भी अब AI का इस्तेमाल बढ़ रहा है। बिल्कुल। और अब उस सेक्शन पर आते हैं जिसका सबको इंतजार रहता है, खेल। हाँ, और शुरुआत क्रिकेट से। IPL 2025 का खिताब RCB ने जीता है, उनका पहला खिताब। आखिरकार ई साला का नाम दे सच हो ही गया। उनके फैंस के लिए ये बहुत बड़ा पल था। उपविजेता पंजाब किंग्स रही। हाँ, ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिली और पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को। लेकिन सबसे बड़ी खबर और शायद सबसे भावुक खबर है रोहित शर्मा और विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेना एक साथ। ये वाकई एक युग का अंत है। बिल्कुल। इन दोनों ने भारतीय क्रिकेट को एक नई पहचान दी। उनकी जगह भरना लगभग नामुमकिन है। अब भारतीय टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल होंगे। उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और एक और बात, भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का नया नाम अब तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी होगा। ये दो दिग्गजों को एक बहुत ही सुंदर श्रद्धांजलि है। बिल्कुल। क्रिकेट के अलावा भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल किया है। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में 90.23 मीटर थ्रो के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। 90 मीटर का आंकड़ा पार करना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और शतरंज में प्रज्ञानानंद ने रोमानिया में सुपरबेट चेस क्लासिक 2025 जीता। वो लगातार बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। टेनिस में कार्लोस अल्कराज ने इटालियन ओपन जीता और दीव में आयोजित खेलो इंडिया बीच गेम्स में मणिपुर 14 पदकों के साथ टॉप पर रहा। लेकिन एक और बहुत बड़ी उपलब्धि है। कुश मैनी मोनाको ग्रैंड प्री में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। वाह, ये भारतीय मोटर स्पोर्ट्स के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। F2 जीतना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। चलिए अब प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मान की बात करते हैं। जी। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक को उनके उपन्यास हार्ट लैम्प के लिए मिला है। ये भारतीय साहित्य के लिए, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य के लिए बहुत बड़ा सम्मान है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में पाम डियोर जफर पनाही को मिला। विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील की डॉक्टर हंगरिया को दिया गया और यूनेस्को प्रेस फ्रीडम पुरस्कार निकारागुआ के अखबार ला प्रिंसा को मिला। ये पुरस्कार उन पत्रकारों को सम्मानित करता है जो मुश्किल हालात में भी सच बोलने की हिम्मत दिखाते हैं। और पुलित्जर पुरस्कार की घोषणा कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा की गई। अब कुछ सैन्य अभ्यासों पर एक नजर। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास मंगोलिया में आयोजित किया गया। जी। असम में आपदा प्रबंधन के लिए अभ्यास राहत हुआ। पश्चिम बंगाल में तीस्ता प्रहार फील्ड एक्सरसाइज हुई। और वायुसेना ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश में गंगा एक्सप्रेसवे पर पहली बार रात में लैंडिंग की। ये हमारी वायुसेना की क्षमता को दिखाता है। ये तो वाकई कमाल है। अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात। इस क्षेत्र में कुछ अच्छी और कुछ निराशाजनक खबरें रही हैं। हाँ, इसरो का PSLV C61 मिशन तकनीकी खराबी के कारण असफल रहा। लेकिन विज्ञान में असफलताएं भी सीखने का हिस्सा होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एक कम लागत वाला एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र विकसित किया गया है। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। और DRDO और नेवी ने मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM का सफल परीक्षण किया। जी। और DRDO ने मध्य प्रदेश में 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप का भी सफल परीक्षण किया। चलिए अब कुछ बची हुई महत्वपूर्ण जानकारियों पर नजर डालते हैं। मानव विकास सूचकांक HDI 2023 में भारत की रैंक 130 रही, जिसमें आइसलैंड टॉप पर है। इसमें हमें अभी और सुधार करना है। 2 नई किताबें भी आई हैं, पूजा पुजारा की द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ और बंडारू दत्तात्रेय की जनता की कहानी। अच्छा। और कुछ महत्वपूर्ण दिवसों में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस और 25 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित विश्व फुटबॉल दिवस मनाया गया। विश्व फुटबॉल दिवस, ये एक नई घोषणा है। हाँ, और अंत में कुछ विविध खबरें। अनुच्छेद 143 चर्चा में रहा क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी। NDMA ने आपदा प्रबंधन के लिए सचेत
ऐप लॉन्च किया है। और हमने 2 महान हस्तियों को खो दिया, सरोज घोष जिन्हें फादर ऑफ साइंस म्यूजियम कहा जाता है, और महान खगोल भौतिकीविद डॉक्टर जयंत नार्लिकर। इन दोनों का विज्ञान को लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान था। बिल्कुल। और सीबीआई ने साइबर अपराध को रोकने के लिए ऑपरेशन हॉक शुरू किया है। तो ये था मई 2025 का एक पूरा लेखा जोखा। तो जून 2025 में आपका स्वागत है। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा ढेर है जिसमें इस महीने की सबसे बड़ी हलचलों का जिक्र है, और आज हम इन्हीं में से कुछ सबसे जरूरी और दिलचस्प जानकारियों को निकालकर उन पर एक गहरी बातचीत करेंगे। देखने में तो ये खबरें अलग अलग हैं, कहीं कोई नई नियुक्ति हुई है तो कहीं कोई नई तकनीक आई है, कोई मैच जीत रहा है तो कहीं कोई बड़ा सम्मेलन हो रहा है। बिल्कुल, लेकिन अगर आप एक कदम पीछे हटकर देखें तो इन सब में कुछ पैटर्न नजर आते हैं। आज की बातचीत में हम यही करने की कोशिश करेंगे। इन अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखेंगे कि भारत और दुनिया की बड़ी तस्वीर में क्या चल रहा है। ये महीना असल में मतलब तकनीक, नेतृत्व और भविष्य की दिशा तय करने वाली नीतियों के बारे में था। बिल्कुल, तो चलिए नेतृत्व से ही शुरू करते हैं। इस महीने कई बड़े पदों पर नए चेहरे आए हैं, खासकर भारत में। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा से। रॉ मतलब WAW के नए प्रमुख बने हैं पराग जैन। अब ये तो हुई हेडलाइन, पर इस तरह के पदों पर जब बदलाव होता है तो क्या ये सिर्फ एक अधिकारी का बदलाव है या इससे देश की खुफिया रणनीति में भी कोई बड़ा बदलाव आता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हर प्रमुख का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। पराग जैन की नियुक्ति के साथ उम्मीद की जा रही है कि वो शायद टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस पर ज्यादा जोर देंगे, मतलब साइबर और सिग्नल इंटेलिजेंस जो आज के दौर की जरूरत है। तो हाँ, ये सिर्फ एक चेहरा बदलना नहीं है, बल्कि एजेंसी की दिशा में एक सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत हो सकता है। अच्छा, और उद्योगों की दुनिया में CII के अध्यक्ष बने हैं राजीव मेमानी, और उधर प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय के निदेशक का पद संभाला है अश्विनी लोहानी ने। जी, ये दोनों नियुक्तियां भी दिलचस्प हैं। CII वो सरकार और इंडस्ट्री के बीच एक पुल का काम करता है। मेमानी का आना ऐसे समय में हुआ है जब भारत सेमीकंडक्टर और AI जैसी नई तकनीकों पर दाव लगा रहा है। तो उनकी भूमिका इन नीतियों को इंडस्ट्री के लिए मतलब आसान बनाने की होगी। वहीं अश्विनी लोहानी, जो रेल में और एयर इंडिया में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, उनका PM संग्रहालय में आना शायद इस जगह को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की एक कोशिश है। लेकिन एक नियुक्ति जिसने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो है यशस्वी सोलंकी की। वो भारत की पहली महिला एड डे कैंप यानी ADC बनी है। ये सुनने में बहुत बड़ा लगता है, असल में ये कितना बड़ा मील का पत्थर है? ये बहुत बड़ा मील का पत्थर है, सच में। ADC का पद सिर्फ एक सेरेमोनियल पोस्ट नहीं है, ये राष्ट्रपति या राज्यपाल के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक होता है। इस पद पर एक महिला का आना सशस्त्र बलों के उच्चतम स्तर पर हो रहे बदलाव का सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि अब योग्यता ही एकमात्र पैमाना है, जेंडर नहीं। ये तो हजारों युवा लड़कियों के लिए एक सीधी प्रेरणा है। बिल्कुल, जो सेना में अपना भविष्य देखती हैं। और इसी तरह S महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए अब कुछ और रेगुलेटरी बॉडीज की बात करते हैं। S रमन को PFRDA का अध्यक्ष बनाया गया है। कई लोगों को शायद पता न हो कि PFRDA हमारे लिए क्यों जरूरी है। देखिए, PFRDA यानी पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, ये वो संस्था है जो भारत के पूरे पेंशन सिस्टम को मैनेज करती है। अच्छा, जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS भी शामिल है। तो इसके प्रमुख का सीधा असर करोड़ों भारतीयों की रिटायरमेंट की बचत पर पड़ता है। जी, उनकी नीतियां तय करती हैं कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है और उस पर कितना रिटर्न मिलेगा। समझ गई। और पर्यावरण के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहल हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसकी पहली असेंबली भी नई दिल्ली में हुई। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। भारत वो बाघों के संरक्षण में दुनिया का लीडर रहा है। अब इस अलायंस के जरिए भारत तेंदुए, जगुआर, शेर जैसी दुनिया की दूसरी बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए अपने अनुभव और तकनीक को दूसरे देशों के साथ साझा करेगा। और नई दिल्ली में पहली असेंबली का होना इस बात पर मोहर लगाता है कि दुनिया इस काम के लिए भारत की ओर देख रही है। ये तो हुई देश की बात। अब जरा दुनिया पर नजर डालते हैं। थाईलैंड की उपल सुचाता मिस वर्ल्ड 2025 बनी है, लेकिन कूटनीति की दुनिया में जर्मनी की एनालिना बारबॉक को UNGA के 88वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है।
ये पद कितना शक्तिशाली है? ओह, ये बहुत शक्तिशाली पद है। यूएनजीए की अध्यक्ष होने का मतलब है कि आपके पास दुनिया के सबसे बड़े मंच का एजेंडा सेट करने की ताकत है। जलवायु परिवर्तन से लेकर मानवाधिकार तक किन मुद्दों पर बहस होगी, ये तय करने में उनकी बड़ी भूमिका होगी। बारबोक का चुना जाना ये भी दिखाता है कि यूरोप वैश्विक मामलों में अपनी भूमिका को लेकर कितना गंभीर है और पर देखा जाता है। चीन के व्यक्ति का इसका अध्यक्ष बनना एशिया में इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस पर चीन के प्रभाव को और मजबूत करेगा। और पर्यटन के लिए यूएई से किसी का चुना जाना दिखाता है कि कैसे गल्फ देश अब सिर्फ तेल पर नहीं बल्कि पर्यटन और सॉफ्ट पावर पर भी फोकस कर रहे हैं। इसी बीच दुनिया के कई देशों में राजनीतिक नेतृत्व भी बदला है। पुर्तगाल, दक्षिण कोरिया, पोलैंड और मंगोलिया, इन सभी को नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मिले हैं। जी, ये बदलाव अलग अलग देशों में चल रही राजनीतिक हवा का रुख दिखाते हैं। कहीं दक्षिण पंथ की ओर झुकाव है तो कहीं वाम पंथ की ओर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के अध्यक्ष बनी है। एक अफ्रीकी महिला का इस पद पे पहुंचना, इसके क्या मायने हैं? इसके बहुत गहरे मायने हैं। IOC हमेशा से एक कह सकते हैं यूरोप केंद्रित संस्था रही है। कोवेंट्री, जो खुद एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं, उनका अध्यक्ष बनना एक शक्तिशाली संदेश देता है। ये शायद अफ्रीका में ओलंपिक खेलों के आयोजन की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है और खेल की दुनिया को और ज्यादा समावेशी बना सकता है। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां भारत में भविष्य की नींव रखी जा रही है, यानी तकनीक और इंफ्रास्ट्रक्चर। ओला के भाविश अग्रवाल ने कृति नाम का भारत का पहला एजेंटिक AI लॉन्च किया है। ये एजेंटिक AI क्या चीज है? क्या ये हमारे गूगल असिस्टेंट या अलेक्सा जैसा ही है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। एलेक्सा या गूगल असिस्टेंट आपके कमांड पर काम करते हैं। आप कहते हैं गाना चलाओ तो वो गाना चलाते हैं। एजेंटिक AI एक कदम आगे है। आप उसे एक लक्ष्य देते हैं, जैसे मेरे लिए गोवा की सबसे सस्ती छुट्टियों की योजना बनाओ। अच्छा। फिर वो AI खुद से फ्लाइट्स ढूंढेगा, होटल्स की तुलना करेगा और आपके लिए एक पूरा प्लान बना कर दे देगा, बिना आपके बार बार कमांड दिए। कृति इसी तरह का एक पर्सनल असिस्टेंट बनने की क्षमता रखता है, जो आपके लिए काम सोच भी सकता है और कर भी सकता है। मतलब ये गेम चेंजर हो सकता है। और तकनीक में एक और बहुत बड़ी खबर है। गुजरात के दोलेरा में देश की पहली सेमीकंडक्टर फैक्ट्री शुरू हो गई है। हम सालों से चिप फैक्ट्री के बारे में सुन रहे थे, अब ये हकीकत बन गई है। एक आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसका बहुत बड़ा मतलब है। अभी तक हम अपने फोन, लैपटॉप, कार, हर चीज में लगने वाली चिप के लिए ताइवान, चीन या अमेरिका पर निर्भर थे। जब कोविड के समय सप्लाई चेन टूटी तो पूरी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक्स का संकट आ गया था। धोलेरा की ये फैक्ट्री उस निर्भरता को कम करने की दिशा में पहला और सबसे बड़ा कदम है। लंबे समय में इससे भारत में बने इलेक्ट्रॉनिक्स सस्ते हो सकते हैं और भारत दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन सकता है। आत्मनिर्भर भारत के लिए ये शायद सबसे जरूरी कदमों में से एक है। बिल्कुल। और इसी कड़ी में भारत जेन LLM नाम का एक मल्टी मॉडल AI भी आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो चिनाब पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आग ब्रिज भी शुरू हो गया है, और ज्ञान पोस्ट नाम की एक नई डाक सेवा भी। चिनाब ब्रिज सिर्फ एक इंजीनियरिंग का कमाल नहीं है, ये रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। ये कश्मीर घाटी को हर मौसम में देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखेगा, जिसका सीधा असर वहां की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ेगा। तकनीक के साथ साथ पर्यावरण और नीतिगत फैसलों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। भारत में अब 91 रामसर साइट्स हो गई हैं, और एक बहुत बड़ी खबर है कि 2027 की जनगणना पूरी तरह से डिजिटल और जाति आधारित होगी। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। डिजिटल होने से जनगणना का काम बहुत तेज और सटीक हो जाएगा। सरकार के पास योजनाओं को सही लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर डेटा होगा। लेकिन जाति आधारित डेटा इकट्ठा करने से एक बहुत बड़ी सामाजिक और राजनीतिक बहस भी छिड़ेगी। डेटा की गोपनीयता, उसका इस्तेमाल कैसे होगा और समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों में बहुत चर्चा होगी। विरासत और पर्यावरण की बात करें तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम, और नई दिल्ली में पहला ई-वेस्ट इको पार्क बनने जा रहा है, और भारत को संयुक्त राष्ट्र इकोसॉक के लिए भी चुना गया है। ये सब सकारात्मक कदम लगते हैं। बिल्कुल। ई-वेस्ट पार्क आज के शहरी भारत की एक बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे पुराने फोन, लैपटॉप, टीवी मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पहाड़ बना रहे हैं।
ये पार्क उसे वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल करने में मदद करेगा। और इकोसॉक में भारत का चुना जाना दिखाता है कि दुनिया सामाजिक और आर्थिक विकास के मुद्दों पर भारत की आवाज को अहमियत देती है। और ये बदलाव सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि राज्यों में भी दिख रहे हैं। बिहार ई-वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह लोकतंत्र के लिए एक दिलचस्प प्रयोग है। अगर यह सफल होता है तो इससे वोटिंग ज्यादा आसान और सुलभ हो सकती है, खासकर युवाओं और उन लोगों के लिए जो अपने घर से दूर रहते हैं। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती होगी इस सिस्टम को हैकिंग से बचाना और लोगों का इस पर भरोसा कायम करना। वहीं उत्तर प्रदेश में पहला ग्रीन डेटा सेंटर, केरल में पहली तितली अभयारण्य और आंध्र प्रदेश में देश की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली विकसित हो रही है और लद्दाख में हाइड्रोजन फ्यूल सेल बसें शुरू हुई हैं। ये सब बहुत भविष्यवादी पहल लगती हैं। ये सभी पहल दिखाती हैं कि भारत के राज्य अब इनोवेशन के लिए एक दूसरे से मुकाबला कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग वैली भारत को भविष्य की तकनीक में एक लीडर बना सकती है। सोचिए, आज के सुपर कंप्यूटर जिस समस्या को हल करने में सालों लगा देते हैं, क्वांटम कंप्यूटर उसे मिनटों में कर सकता है। बिल्कुल। और लद्दाख में हाइड्रोजन बसें चलाना एक साहसिक कदम है जो दिखाता है कि हम सबसे मुश्किल जगहों पर भी स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ और राज्यों की खबरें भी हैं। उत्तराखंड ने अपनी योग नीति लागू की है। त्रिपुरा तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश में एक नया वन्यजीव अभयारण्य बना है। छत्तीसगढ़ में पहला AI आधारित SEZ बन रहा है और गुजरात में सिंदूर मेमोरियल पार्क। ये सभी खबरें एक ही कहानी कहती हैं। विकास अब सिर्फ दिल्ली से नहीं बल्कि राज्यों से भी चल रहा है, चाहे वो शिक्षा हो, पर्यावरण हो या फिर भविष्य की इंडस्ट्री के लिए AI आधारित स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाना हो। वैश्विक परिदृश्य में हो रहा है। तो अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर क्या चल रहा है। इस महीने कई बड़े शिखर सम्मेलनों की घोषणा हुई। G7 कनाडा में और नाटो शिखर सम्मेलन नीदरलैंड के हेग में होगा। इन दोनों सम्मेलनों पर पूरी दुनिया की नजर होगी। G7 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी और चीन के साथ व्यापारिक तनाव जैसे मुद्दों पर बात करेंगी। वहीं नाटो का सम्मेलन यूक्रेन रूस युद्ध और यूरोप की सुरक्षा के भविष्य को लेकर बहुत महत्वपूर्ण होगा। SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक चीन में हुई और एविएशन इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। IATA की सालाना बैठक 2025 में नई दिल्ली में होगी और मेजबान होगा इंडिगो। नई दिल्ली में IATA की बैठक का होना ये दिखाता है कि भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट ही नहीं बल्कि वैश्विक विमानन उद्योग का एक प्रमुख केंद्र भी बन रहा है। दुनिया की सारी बड़ी एयरलाइंस यहाँ होंगी, जो भारत के लिए एक बड़ा अवसर है। जून में कुछ सैन्य अभियानों की भी खबरें आई। हमारे स्रोतों के अनुसार अमेरिका ने ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर और इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन किया, जिसके जवाब में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 से पलटवार किया। हाँ, हम यहाँ सिर्फ दी गई जानकारी को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये घटनाएं मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव की एक और कड़ी हैं। ये एक ऐसा शतरंज का खेल है जहां हर चाल का एक जवाब दिया जाता है और इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहता है। इसी बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु नाम से एक निकासी मिशन चलाया और यूक्रेन ने रूस पर ऑपरेशन वेब स्पाइडर नाम से हमला किया। ऑपरेशन सिंधु एक बार फिर यह साबित करता है कि भारत दुनिया के किसी भी कोने में फंसे अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने की क्षमता और इच्छा शक्ति रखता है। यह सरकार की एक बड़ी प्राथमिकता रही है। चलिए अब कुछ ऐसी योजनाओं की बात करते हैं जिनका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। नाव्या योजना शुरू हुई है जो किशोरियों को स्किल ट्रेनिंग देगी। यह एक बहुत जरूरी योजना है। ये लड़कियों को सिर्फ शिक्षित नहीं बल्कि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित है। जब एक लड़की के पास कोई हुनर होता है तो वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। और एक ध्रुव नाम का डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम आया है। साथ ही जनजातीय सशक्तिकरण के लिए धरती आबा जन भागीदारी अभियान और नमस्ते योजना के तहत एक वेस्ट पिकर ऐप भी लॉन्च हुआ है। ये सभी योजनाएं तकनीक का इस्तेमाल कर लोगों की जिंदगी आसान बनाने की कोशिश है। ध्रुव से ई-कॉमर्स डिलीवरी और इमरजेंसी सेवाएं गांव तक आसानी से पहुंच सकती हैं और वेस्ट पिकर ऐप स्वच्छता कर्मियों को सम्मान और बेहतर काम के अवसर देने की एक अच्छी पहल है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए भी प्रतिभा सेतु पोर्टल शुरू किया गया है। और अब आते हैं उस सेगमेंट पर जिसका सबको इंतजार रहता है, खेल जगत। क्रिकेट से शुरू करते हैं। IPL 2025 का खिताब RCB ने जीत लिया है। कप्तान थे रजत पाटीदार। इस साला कप नाम दे। का नारा आखिरकार सच हो गया।
आरसीबी के फैंस के लिए ये एक बहुत लंबा और भावुक इंतजार था जो खत्म हुआ। टेस्ट क्रिकेट में दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती, लेकिन भारतीय क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा सम्मान है MS धोनी का आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होना। ये उनके शानदार करियर का एक बेहतरीन सम्मान है। धोनी को सिर्फ उनके रिकॉर्ड के लिए नहीं, बल्कि खेल को बदलने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने छोटे शहरों के लड़कों को बड़े सपने देखने का हौसला दिया, T20 क्रिकेट में कप्तानी की परिभाषा बदल दी और सबसे बढ़कर दबाव में शांत रहना सिखाया। हॉल ऑफ फेम में उनकी जगह पूरी तरह से बनती है। महिला क्रिकेट में 2025 का वनडे वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होगा और भारत इंग्लैंड टेस्ट सीरीज को अब एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। ये एक शानदार पहल है। ये क्रिकेट की सबसे महान प्रतिद्वंदिताओं में से एक को सम्मान देता है, जहां दो दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ अपनी कला का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते थे। क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में भी भारत चमका। नीरज चोपड़ा ने दोहरे खिताब जीते। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। ये भारतीय एथलेटिक्स के लिए एक सुनहरा दौर है। नीरज की निरंतरता अविश्वसनीय है और चैंपियनशिप में 24 पदक ये दिखाते हैं कि अब हमारे पास कई विश्वस्तरीय एथलीट हैं, सिर्फ एक या दो नहीं। शतरंज में आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान शतरंज कप जीता। फुटबॉल में पुर्तगाल ने UEFA नेशंस लीग जीती और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी राजस्थान करेगा। खेलो इंडिया गेम्स जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को निखारने का एक बेहतरीन मंच बन गया है। आज जो खिलाड़ी यहां से निकल रहे हैं, वही कल ओलंपिक में देश के लिए पदक जीतेंगे। अब बात करते हैं कुछ पुरस्कारों की। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस और घाना ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए हैं। ये व्यक्तिगत सम्मान से ज्यादा भारत की विदेश नीति और बढ़ते वैश्विक प्रभाव को मिली एक मान्यता है। कला के क्षेत्र में भारतीय एनिमेशन फिल्म देसिया ने एनएससी फिल्म फेस्टिवल में पुरस्कार जीता। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को डिजिटल पेमेंट अवार्ड मिला और 15 नर्सों को फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार दिखाते हैं कि भारत में हर क्षेत्र में बेहतरीन काम हो रहा है, चाहे वो एनिमेशन जैसी रचनात्मक इंडस्ट्री हो, डिजिटल पेमेंट जैसा तकनीकी क्षेत्र हो, या फिर नर्सिंग जैसी निस्वार्थ सेवा। और आखिर में कुछ वैश्विक सूचकांकों पर नजर डालते हैं जो बताते हैं कि दुनिया में भारत कहाँ खड़ा है। ग्लोबल जेंडर गैप में हमारी रैंक 135वीं है। यह एक चिंता का विषय है और दिखाता है कि यशस्वी सोलंकी जैसी सफलताओं के बावजूद हमें अभी महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में हमारी रैंक 10वीं है, पर वैश्विक शांति सूचकांक में हम 115वें स्थान पर हैं। ऊर्जा संक्रमण में 71वें और सतत विकास रिपोर्ट SDG में 99वें स्थान पर। ये तो एक मिलीजुली तस्वीर है। बिल्कुल, ये तस्वीर दिखाती है कि भारत कहाँ अच्छा कर रहा है और कहाँ सुधार की जरूरत है। जलवायु परिवर्तन पर हमारी अच्छी रैंक दिखाती है कि सोलर एनर्जी और दूसरी नवीकरणीय ऊर्जा में हमारा निवेश सही दिशा में है। लेकिन जेंडर गैप और शांति जैसे सामाजिक संकेतों पर हमें बहुत काम करना होगा। विकास का मतलब सिर्फ आर्थिक तरक्की नहीं, बल्कि एक बेहतर और न्यायपूर्ण समाज बनाना भी है। रक्षा और विज्ञान की बात करें तो शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन का हिस्सा बने और जानवी डांगेती को नासा के 2029 के स्पेस प्रोग्राम के लिए चुना गया है। ये तो युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। हाँ, और ये दिखाता है कि भारत की अंतरिक्ष यात्रा अब सिर्फ इसरो तक सीमित नहीं है। हमारे युवा अब नासा और दूसरी वैश्विक स्पेस एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत ने मंगोलिया, USA और फ्रांस के साथ सैन्य अभ्यास भी किए और तटरक्षक बल को एक नया जहाज अदम में मिला। कुछ नई किताबें भी आईं, जैसे अमित शाह की द इमरजेंसी डायरीज और शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ। और 2 महत्वपूर्ण तारीखें 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और एक दूरदर्शी घोषणा हुई है, साल 2026 को महिला किसान वर्ष घोषित किया गया है। अंत में कुछ श्रद्धांजलियां। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, अभिनेत्री शिफाली जरीवाला और क्रिकेटर दिलीप दोशी का निधन हो गया। और ब्रांड एम्बेसडर की दुनिया में नीरज चोपड़ा ऑडी से, कैटरीना कैफ मालदीव पर्यटन से, सचिन तेंदुलकर रेडिट से और क्रिस्टियानो रोनाल्डो ई-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप से जुड़े हैं। ये दिखाता है कि कैसे खेल और मनोरंजन की दुनिया अब हर क्षेत्र में प्रभाव डाल रही है, चाहे वो लग्जरी कारें हों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये थी जून 2025 की एक